हेलो बच्चों, तो आज हम इवोल्यूशन के साथ अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने पीवाईक्यूज। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने CET-UG का पीवाईक्यू है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये तो आपको एकदम मुँह ज़बानी याद होगा कि किस साइंटिस्ट ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। इसका तो आप आंख बंद करके जवाब दे सकते हैं, जो कि है डार्विन। भाई लेमार्क ने तो यूज डिसयूज की थ्योरी दी थी। मैंडल ने किसकी थ्योरी दी थी? मैंडेलियन जेनेटिक्स दिया था। वेल, इसकी बात हम आगे करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है और बार बार ये रिपीट होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स किसका एविडेंस है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, डाइवर्जेंट का, आर्टिफिशियल या म्यूटेशन का? किसका है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, किसका है ये एग्जाम्पल? जस्ट टेल मी, बताओ। अपना टाइम लो और आंसर सॉल्व करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। बिल्कुल, इसका है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, डाइवर्जेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, होमोलोगस का मतलब क्या होता है एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है कि क्वेश्चन से ही हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। होमोलोगस, होमो मतलब सेम, लोगस मतलब ओरिजिन, यानी सेम ओरिजिन, यानी ओरिजिन सेम है लेकिन बाद में जाकर अलग अलग हो गए। इसे हम क्या कहेंगे? डाइवर्ज हो गए, इसलिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसका आंसर हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एनालॉगस ऑर्गन्स रिजल्ट फ्रॉम। बिल्कुल, एनालॉगस का मतलब क्या है? वही उसका उल्टा, यानी पहले बहुत सारे थे, अब कन्वर्ज हो गए। मीन्स ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम। ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं हम एनालॉगस ऑर्गन। तो इसमें से क्या आंसर है? बिल्कुल, क्योंकि ये कन्वर्ज हो रहे हैं तो इसलिए हम कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है एनालॉगस ऑर्गन। जीन ड्रिफ्ट नहीं हो सकता, म्यूटेशन नहीं हो सकता, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पॉज करिए और वीडियो का इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए। विच एरा इज नोन एज द एज ऑफ रेप्टाइल्स। भाई कौन सा एरा है जहाँ पर रेप्टाइल्स बहुत रहा करते थे, वो उनका युग था? पैलियोजोइक, मिजोजोइक, सीनोजोइक या प्रोटेरोजोइक? इसमें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है मीजोजोइक। ये पूछा जाता है रेप्टाइल्स का एरा कौन सा है, कौन सा एरा जिसमें रेप्टाइल्स की एकदम एक तरीके से हुकूमत होती थी, तो वो है मीजोजोइक एरा। ओके, तो ये एरा को एक बार आपको याद कर लेना है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, इससे सवाल आता ही आता है। किसका एग्जाम्पल है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का, नेचुरल सिलेक्शन का, म्यूटेशन का या फिर माइग्रेशन का? बहुत आसान सवाल, जल्दी बताइए। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में क्या हुआ था? ध्यान है ना आपको? बिल्कुल, नेचुरल सिलेक्शन हुआ था, तो आंसर विल बी नेचुरल सिलेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डार्विन फिंचेस आर एग्जाम्पल ऑफ। डार्विन ने जो गैलापागोस आइलैंड में फिंचेस देखी थी, वो किसका एग्जाम्पल था? उसने देखा था कि अलग अलग हैबिटाट में एक ही तरीके का पक्षी, अलग अलग उसकी बीक साइज हो रही थी, यानी इसमें बीक ऐसी थी, इसमें छोटी थी, इसमें कुछ लंबी थी, इस तरीके से अलग अलग बीक साइज थी। तो ये क्या हुआ? अडेप्ट कर लिया इसने। क्या करा? अडेप्ट, इसलिए कहेंगे इसे हम अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, देखो इस तरीके से रेडिएशन निकल रही है। क्यों निकल रही? क्योंकि अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से इस एक ऑर्गेनिज्म ने क्या करा? अडेप्ट करा, इसलिए इसे कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। तो किसका एग्जाम्पल है? अडेप्टिव रेडिएशन। आज के बाद इसे कभी नहीं भूलोगे। अगला, अगला क्या है? अगला है यूज एंड डिसयूज। ये तो मैंने पहले बता दिया। ये थ्योरी किसने दी थी? डार्विन ने तो जेनेटिक उसकी दी थी, नेचुरल सिलेक्शन की। लेमार्क ने दी थी, वेलेस ने दी थी। मेंडल कहाँ से आ गए भाई साहब?
ये तो पिछला चैप्टर था मेंडल वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन। भाई जो काम का नहीं है, हमारे अंदर काम का नहीं है, वो ऑर्गन बताना है आपको। हार्ट आपके काम का नहीं करे तो बहुत काम का है। अपेंडिक्स, हाँ ये काम का नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी ब्रेन। अरे ब्रेन निकाल दोगे तो समझ रहे हो ना आप, मतलब जो काम का नहीं उसे कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। जो हमारे एंसिस्टर में था लेकिन अब हम में कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ये भी एक एग्जाम्पल है, ये शो करते हैं इवोल्यूशन को। किसको शो करते हैं? इवोल्यूशन को। भाई कुछ जो चीज़ है वो हमारे एंसिस्टर में थी लेकिन अब हम में वो चीज़ नहीं है। इससे हमें क्या पता चलता है कि वो चीज़ हमारे एंसिस्टर से ही आई है हम में, यानी कुछ इवोल्यूशन हमारे अंदर हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ो इसी के साथ। फॉसिल्स आर फाउंड इन। भाई रॉक्स की मैंने बताया था कई सारी लेयर्स होती हैं, अलग अलग रॉक्स की लेयर्स होती हैं और अलग अलग रॉक्स में अलग अलग चीज़ें अपने को मिलती हैं। तो सिंपल पूछा है कौन सा रॉक है जिसके अंदर आपको फॉसिल्स मिलते हैं। तो फॉसिल्स मिलते हैं कहाँ पर? बिल्कुल सेडिमेंट्री रॉक में, ऑप्शन नंबर सी। इग्नियस रॉक नहीं, मेटामॉर्फिक रॉक नहीं, वॉल्केनिक रॉक नहीं। सेडिमेंट्री रॉक सबसे नीचे वाले जो है लेयर होती है अर्थ की, वहाँ पर हमें मिलते हैं फॉसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोलोगस ऑर्गन। अब होमोलोगस मैंने बताया था, होमो मतलब सेम, लोगस का मतलब मान लो ओरिजिन, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। अब बता दोगे, अब इसका सही बता दोगे। वेल फ्लिपर एंड ह्यूमन आर्म। भाई वेल फ्लिपर कुछ ऐसा होता है और ह्यूमन आर्म कुछ ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे ही होता है ना। तो ओरिजिन सेम है बट फंक्शन अलग है। हाँ भाई, वेल का फ्लिपर जो पानी को हटाने के लिए काम आता है, यानी स्विम करने के लिए, लेकिन ह्यूमन हमारा आर्म तो अलग अलग चीज़ों के लिए काम आता है। बैट विंग और ह्यूमन आर्म नहीं, विंग और विंग ये तो होगा ही नहीं। हॉर्स लेग एंड ह्यूमन आर्म ये तो बिल्कुल अलग हो गए। ठीक है, ओरिजिन पूछा, सेम ओरिजिन, तो सेम ओरिजिन होगा अ वेल फ्लिपर, सॉरी वेल फ्लिपर नहीं होगा, इसका आंसर होगा बैट विंग एंड ह्यूमन आर्म। क्योंकि अगर बैट के विंग को देखो तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से स्केलेटल सिस्टम होता है और इस तरीके से पूरा उसका क्या बना होता है, विंग बना होता है। अगर हम इसका ओरिजिन देखें और इसका ओरिजिन देखें तो सेम होता है, इसलिए हम बैट विंग और ह्यूमन आर्म को क्या कहेंगे? इट इज़ अ होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो ज़रा ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट्स को। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई टू। हार्डी विनबर्ग ने दिया था ना p² + 2pq + q² = 1। अगर हार्डी विनबर्ग पर हमारी वीडियो नहीं दिखी तो देख लेना, चैनल पर पड़ी हुई है। एक एक ऐसे न्यूमेरिकल्स करना सीख जाओगे, कैसे इक्वेशन अप्लाई होती है, कहाँ अप्लाई होती है, क्यों पढ़ते हैं हम, और क्या क्या अजम्पशंस थी जो हार्डी विनबर्ग ने ली थी। अगर ये सब समझनी है तो हमारी वीडियो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट की वीडियो है, आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। नीट के, CBSE के, स्वीट के सारे सवाल उखाड़ फेंकोगे, ये मेरी गारंटी है। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई किस पर होता है? लार्ज स्टेबल पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन, माइग्रेशन पॉपुलेशन या फिर चेंजिंग पॉपुलेशन? जल्दी आंसर बताओ भाई। चेंजिंग पॉपुलेशन पे नहीं होगा, लेस स्टेबल पॉपुलेशन, हाँ लार्ज स्टेबल, क्योंकि उसने क्या था, इनफाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि नो इवोल्यूशन। हार्डी विनबर्ग ऐसी पॉपुलेशन को डिफाइन करता है, ये इक्वेशन उस पर लगती है जहाँ पर कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा होता। स्मॉल पॉपुलेशन पे नहीं लगती, माइग्रेशन पॉपुलेशन पे नहीं लगती। तो कुछ हार्डी विनबर्ग की अजम्पशंस हैं, वो मैंने उस वीडियो में आपको अच्छे से बताइए, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोर सिग्निफिकेंट इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट किस में देखा जाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब अलीलिक, यानी कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी में क्या आ गया, सडन चेंज आना। अब मुझे बताओ, एक पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, एक पॉपुलेशन इतनी है,
ठीक है, अब इस पे से कोई गाड़ी चल गई और इस पे से कोई गाड़ी चल गई, तो बताओ किस में मरेंगे ज़्यादा? ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा मरेंगे, इसमें कम मरेंगे। यानी इसमें कुछ अलील्स ऐसे होंगे जो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन इसमें सरवाइव करने का चांस अलील का बहुत कम है। तो इसमें अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी ज़्यादा स्मॉल पॉपुलेशन में। तो यस, बिल्कुल सही समझे, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। देखिए इसी तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद हो गया, तो आंसर हो गया स्मॉल पॉपुलेशन। ये हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? डार्विन ने तो नेचुरल सिलेक्शन दिया था, लेमार्क ने तो यूज एंड डिसयूज दिया था, मेंडल ने तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी जेनेटिक्स के लॉ दिए थे। इसका आंसर है ह्यूगो डिवेरीज। देखो अगर आपको नहीं आता तो आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, भाई रटने वाला सवाल है थोड़ा सा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। देखो पेरिप्लेटस नहीं होगा, लंगफिश नहीं होगा, एम्फियोक्सस नहीं होगा, आंसर इज आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, क्या आंसर होगा? आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसे याद कर लेना, रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच का ये लिंक है, ये इन्हें जोड़ता है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल? लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल क्या है? ये तो आपको मैंने जिंदा लाइव क्लास में पढ़ाया था कि भाई लैटिमेरिया कुछ भी भूल जाना, लेकिन जहाँ लिविंग फॉसिल आ जाए वहाँ लैटिमेरिया को याद कर लेना। कुछ भी ऑप्शन हो सबको हटा दो, दरकिनार कर दो, बस लैटिमेरिया पे आंसर मार के आ जाना, आपका आंसर 100% सही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? लिविंग फॉसिल कौन है? लिविंग फॉसिल कौन है? लैटिमेरिया। आपके सिलेबस में लैटिमेरिया ही है। अडेप्टिव रेडिएशन सबसे पहले किसने स्टडी करा था? किसने स्टडी करा था? अरे मेंडल क्यों दे रहे हैं बार बार? ये लेमार्क कहाँ से आ गया? ये वेलेस कहाँ से आ गया? अरे ये तो डार्विन बाबा ने करा था जब गैलापागोस आइलैंड में गए थे, है ना, डार्विन फिंचेस में देखा था उन्होंने अडेप्टिव रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 17, विच फोर्स इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन? किसी पॉपुलेशन में यदि जेनेटिक वेरिएशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? क्या नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, क्या म्यूटेशन की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, या फिर आइसोलेशन की वजह से? तो कौन सा कारण है? ए बी सी डी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। देखो आपके चुप रहने से कुछ नहीं होगा, आप वीडियो देखोगे एज अ एंटरटेनमेंट तो उससे आपका फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए साथ ही साथ एक्टिवली मेरे साथ एंगेज रहो, जिससे कि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें फीड हो जाए और कोई भी एमसीक्यू आ जाए आप धड़ल्ले से उसे उड़ा दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? कौन सी फोर्स है जो कि जेनेटिक वेरिएशन को इंक्रीज करती है? कौन करती है इंक्रीज? बिल्कुल म्यूटेशन करेगी, नेचुरल सिलेक्शन थोड़ी करेगा। अगर मान लो कोई जीन है उसमें म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन आ गया तो एक न्यू वैरायटी, न्यू जीन बन गया, नहीं बन गया? तो ये जो ये न्यू जीन बना, ये क्या हो गया? इस जीन का एक वेरिएंट हो गया, तो जेनेटिक वेरिएशन बढ़ गई ना। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से समझेंगे हम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोलोगस स्ट्रक्चर? देखो होमोलोगस और एनालोगस स्ट्रक्चर आपको एकदम कूट के पी जाने, जितने भी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए ना, आपको मसाले दाने में घोट के उसका काढ़ा बना के एकदम पी जाना है, बिल्कुल नहीं भूलना। इससे 100% क्वेश्चन आते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन ना आने का सोच लेना, लेकिन होमोलोगस एनालोगस चाहे नीट हो, सीयूटी हो, सीबीएसई हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर इवोल्यूशन में से क्वेश्चन आएगा तो ये तो हॉट टॉपिक रहता है। बताओ इसमें क्या आंसर होगा? बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, होमोलोगस फ्लिपर ऑफ वेल एंड आर्म ऑफ ह्यूमन यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन,
इवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइंड, इवोल्यूशन क्या होता है? चेंज इन स्पीसीज, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन मॉर्फोलॉजी या फिर चेंज इन साइज। भाई कुछ चीज़ें तो आप ऐसी हटा दो, मॉर्फोलॉजी में चेंज हो जाएगा तो इवोल्यूशन थोड़ी हो जाएगा। चेंज इन साइज, साइज में चेंज हो जाएगा तो इवोल्यूशन थोड़ी हो जाएगा। आप छोटे से बड़े होते हो, मान लो कोई बेबी है, छोटा सा बच्चा, वो एडल्ट हो गया, इसके साइज़ में भी चेंज हुआ और मॉर्फोलॉजी में भी चेंज हुआ, तो आप क्या इसे इवोल्यूशन बोल दोगे क्या? नहीं बोलोगे। अरे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई? वो इवोल्यूशन ज़बरदस्ती है क्या? चेंजेस इन स्पीसीज भाई कह सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट मुझे लग रहा है चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी। अगर जीन के अंदर ही बदलाव आ गए तो पूरी मॉर्फोलॉजी, साइज, स्पीसीज सब चेंज हो जाएगा। तो मेन आंसर इसका जीन फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है। अब अगली बात करते हैं, स्पेशिएशन अकर ड्यू टू। स्पेशिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्यों होता है? देखो, अगर मान लो ये दो स्पीसीज हैं, स्पीसीज ए या फिर आप मान लो स्पीसीज ए है, ये दो जगह बट गए इसके। मान लो ये 100 मेंबर थे, 50 यहाँ चले गए, 50 यहाँ चले गए, और बीच में एक पहाड़ है। क्या है? बीच में एक पहाड़ है। अब क्या हुआ, इनका ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया। यहाँ से कोई यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ से कोई यहाँ नहीं आ सकता, मतलब आना जाना एकदम मना है। तो यानी इनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं होगी, और जब इनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, अब मान लो कभी 50, 100, 1000, लाख, हजार मतलब करोड़ों साल बाद ही आपस में मिलेंगे, और अगर मेटिंग करने की कोशिश करेंगे तो ये मेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेट रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अब ये क्या बन गए? ये नई स्पीसीज बन गई, ये नई स्पीसीज बन गई। ये हो गया स्पीसीज बी, ये हो गया स्पीसीज सी। तो स्पीसीज ए से स्पीसीज बी बन गया, स्पीसीज सी बन गया। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पेशिएशन। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या खेल अदा करता है, वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। कि इनका रिप्रोडक्शन ही आइसोलेट हो गए, दोनों आइसोलेट हो गए रिप्रोडक्टिवली। अब ये मेटिंग कर नहीं पाएंगे। ठीक है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब कन्वर्जेंट मतलब यानी कई सारे सोर्स और आपस में कन्वर्ज हो गए। यानी कि ये तो मुझे एनालोगस का तरह दिख रहा है। एनालोगस मतलब डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। चलो पता लगाते हैं ऐसा कौन सा पेयर दिया है जिसका डिफरेंट ओरिजिन हो और फंक्शन सेम हो। बैट और बर्ड का विंग, ह्यूमन और वेल फ्लिपर, हॉर्स एंड जेब्रा, अरे क्या है, डॉग एंड वॉल्फ, अरे कुछ भी। ह्यूमन आर्म एंड वेल फ्लिपर तो होमोलोगस का एग्जांपल है, तो ये तो कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? बैट विंग एंड बर्ड विंग। देखो दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है। एक बार स्ट्रक्चर देखना, दोनों के ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या करते हैं? फ्लाई। दोनों का काम फ्लाई का है। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बैट एंड बर्ड विंग्स। अगला क्वेश्चन, विच एरा इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल। मैमल वाला एरा कौन सा है बताइए? पैलीजोइक नहीं होगा, मीजोजोइक नहीं होगा, आर्कियन नहीं होगा, आंसर है सीनोजोइक। आपको ये एज याद रखनी है, टाइम पीरियड याद रखना है। ठीक है, टाइम पीरियड मैं सारे नहीं कह रहा, बस कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना कि कौन सा एरा, डायनासोर का एरा क्या था, वो सब चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज अ मॉलिक्यूलर एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। मॉलिक्यूलर एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है इवोल्यूशन का, बताओ भाई। जहाँ बात कर दी मॉलिक्यूलर की, और हमने अभी पढ़ के आए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि डीएनए की। यानी हम दो स्पीसीज के डीएनए को कंपेयर करेंगे, कितना मैच कर रहा है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि उनमें सिमिलैरिटी कितनी है और क्या ये स्पीसीज रिलेटेड है या नहीं। तो डीएनए कंपैरिजन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फाउंडर इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ। फाउंडर इफेक्ट कैसा टाइप, किसका टाइप है?
फाउंडर इफेक्ट हम पढ़ते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट में, ठीक है। एक फाउंडर इफेक्ट एंड एक होता है बोटल नेक इफेक्ट। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, डिटेल में समझाने, देखो ये ना एक PYQ सीरीज है, तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन और उसके साथ जितना हो सके कॉन्सेप्ट भी मैं रिवाइज करा दूँ, लेकिन उतना डिटेल में हो नहीं पाता बिल्कुल, है ना, कॉन्सेप्ट रिवाइज। तो मैं आपसे एक विनती करता हूँ, मतलब एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, आप बस एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। आप और हम बस एक कमेंट की दूरी पर हैं, आपका कमेंट आया, अगले दिन मेरी वीडियो आ गई उस पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप मुझे बता सकते हैं आपको किस पर अच्छे तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं आपके लिए अगले दिन ही हाजिर हो जाऊंगा एक वीडियो लेकर। विच साइंटिस्ट को प्रपोज्ड नेचुरल सिलेक्शन विद डार्विन। भाई डार्विन ने अकेला काम नहीं करा था, इसके साथ मल्टीपल डार्विन साहब ने कई लोगों से इंस्पिरेशन ली थी और कई लोगों ने इनके साथ काम करा था। मेंडल ने नहीं करा था, लेमार्क ने नहीं करा था, हैकेल ने नहीं करा था। आंसर इज वेलेस, अल्फ्रेड वेलेस वॉज द पर्सन जिन्होंने इनके साथ नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। तो इसी के साथ हमारे 25 टॉप PYQ ऑफ इवोल्यूशन यहाँ पर ख़त्म हुए। और यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और किसी पढ़ने वाले दोस्त पर ज़रूर भेजना। आज का हमारा इवोल्यूशन का चैप्टर ख़त्म हुआ। आपको कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट करके, और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी कमेंट करके बताना। कुछ सजेशंस हो वो हमें बताना, आपका हमें फीडबैक मिलता रहे, इसके लिए आप कमेंट करते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।